नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखलाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सभी के सामने चल रहे हैं। जिसमें से बात करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज हैं, यह बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आप कुछ सीखेंगे, कुछ नया कर पाएंगे। जिससे बात किया जाए कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा लग पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम सभी पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी के सामने सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बात किया जाए हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लासेस हैं वह आप सभी की बैचेस चल रही हैं। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और बात की जाए 1 साल वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होंगी। और बात किया किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात करेंगे पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त, करा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत या प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन प्रयत्न पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता? कर समरूपता का सिद्धांत, कर एकीकरण का सिद्धांत, कर अंतः क्रियात्मक का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। आपसे दोस्त पूछ रहा ऐसा विकास का सिद्धांत आप बताइए जो विकास कहता है कि विकास का सिद्धांत की विकास जीवन पर्यंत चलने वाली पर्यंत तक चलने वाली की प्रक्रिया है। मतलब निरंतरता बनी रहती है, पूरे जीवन आपका चलता रहता है कहीं किसी ना किसी रूप में विकास। ऐसा क्या कहता है इसका अंत नहीं होता है? ये कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो आप जानते हैं समरूपता का सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं कहता है। वह कहता है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं डी ऑप्शन राइट होगा। निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास जो होगा, जो विकास होता है व्यक्तियों में, बच्चों में, वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया ऐसी है कि अलग अलग पक्ष, कभी दूसरा पक्ष, कभी दूसरा पक्ष, कभी बच्चे का समाज पक्ष, कभी बच्चे का शारीरिक पक्ष, कभी बच्चे का संवेगात्मक पक्ष, कभी कुछ अलग अलग पक्षों में विकास होता रहता है। तो कभी कोई धीमा पक्ष होता है तो कोई बढ़ जाता है। इस तरह से विकास होता रहता है। इसलिए वह निरंतरता का सिद्धांत ऐसा कहता है, जो विकास का सिद्धांत है ऐसा कहता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका अंत नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा? वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, कह रहा कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सही है? आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही है। कह रहा कि बच्चों के व्यवहार की अनुभव के वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। कर बच्चों का व्यवहार पूरी तरीके से जीवन के आरंभिक अनुभव के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कर बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और समाज द्वारा दुराचारी बना दिए जाते हैं। कर बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम व अंतः क्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा और आपको क्या बताना है? आपको दोस्त बताना है वह सामाजिक, वह कैसे में सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त आप जानते हैं करा कि बच्चों के व्यवहार अनुभव की वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कहता है सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत, वह सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत कहता है बच्चे क्या एक क्रियाशील प्राणी हैं, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। बात किया क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम व अंत क्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वह डी ऑप्शन राइट होगा। कर अब बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी, ऐसा असभ्य प्राणी ऐसा कुछ नहीं कहता है जो सामाजिक संरचनावादी है। कर अब बच्चों का व्यवहार पूरी तरीके से जीवन के आरंभिक अनुभव के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? वह डी ऑप्शन सेकंड का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि हम सभी से पूछ रहा है सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है। तो जो सामाजिक संरचनावादी कहते हैं वह कहते हैं बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम व अंतः क्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। क्यों सामाजिक संरचनावादी की बात कर रहा हूं? कि वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है। वाइगोत्स्की क्या है? एक तरीके से कौन से मनोवैज्ञानिक है? वह सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है। आपका राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। कर परिवार है या मीडिया है, सहपाठी है, धर्म है। ये आपसे पूछ रहा है खेलते समय
क्या रहा, खेलते समय बात कर रहा है, बच्चों का एक समूह आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों के अभिनय करता है, ऐसा क्या दर्शाता, समीकरण का कौन सा प्रमुख संस्थान इस पे कार्य कर रहा है? जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा? तो आपसे जानते हैं खेलते समय, तो इसमें ध्यान देकर आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म, जब आप ध्यान दें कि आधुनिक और लोकप्रिय दे दिया है, इसका मतलब क्या है, उसके आधार पर अभिनय कर रहा है, तो यह क्या इस दर्शाती है? तो किसके आधार पर उसका समीकरण हो रहा है? मीडिया के आधार पे हो रहा है, क्योंकि मीडिया क्या होगा, जैसे यूट्यूब के आधार पर, फेसबुक के आधार पर वह अभिनय कर रहा है, लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है, तो इसका मतलब है राइट आंसर क्या, उसका समीकरण कैसे हो रहा है? मीडिया से हो रहा है, ना कि परिवार से हो रहा है, ना सपाटी है, ना धर्म से, तो मीडिया से उसका समीकरण का एक प्रमुख संस्थान है, जिससे बच्चे का उसमें समाजीकरण का गुण विद्यमान हो रहा है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, और बताइए इसमें से क्या राइट होगा। जीन पियाजे के द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास का स्तर का मिलान करना है। सूची ए मिलान करना है सूची 2 से। करा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की चौथी अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरी अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बात कर रहा है, इसका मतलब तीसरी अवस्था। और संवेदी संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, पहली अवस्था। आपको मिलान करना क्या, किससे मिलेगा? करा कि तर्कपूर्वक चिंतन एवं संरक्षण योग्यता, या परिकल्पना तर्क या अमूर्त सोच का आरंभ करना, या फिर करा कि वस्तुओं का स्थिरता की समझ आरंभ, या फिर करा प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। तो कह रहा कौन सा इसमें से राइट होगा, आप बताएंगे क्या इसमें किससे मिलेगा। अब जानते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, वह परिकल्पनात्मक सोच डेवलप होगी, इसका मतलब बी ऑप्शन से मिलेगा। कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी मिलेगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वह करता है प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं कर पाता है। प्रतीकों की सोच पर आधारित होता है, लेकिन वह कंजर्वेशन का गुण नहीं होता है। कर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, तर्क पूर्वक चिंतन और संरक्षण की योग्यता हो जाती है, कंजर्वेशन की योग्यता हो जाती है। संवेदी पेशी अवस्था में वस्तु की निरंतरता बनी रहती है, वस्तु की जो वस्तु स्थायित्व जिसे बोला जाता है, वस्तु की स्थिरता की समझ आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा, बी फर्स्ट का बी होगा। फर्स्ट का बी कहां है, फर्स्ट का बी ऑप्शन मतलब है बी या सी डी हो सकता है। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, सेकंड का डी, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी ऑप्शन, इसका मतलब है आपका क्या हो जाएगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। करा कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? करा जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? करा कि पूर्णवलन या सजा, तब विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, या फिर अवलोकन या अनुकरण, या फिर भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करते हैं। आप जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे को आप जानते हैं, इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। इनके द्वारा क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, और इनके द्वारा कहा गया जो बच्चे का विकास होगा वह बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चा किससे अंतःक्रिया करेगा, वातावरण से अंतःक्रिया करेगा। किससे अंतःक्रिया करेगा, वातावरण से क्या करेगा, वातावरण से अंतःक्रिया करेगा, और वातावरण से अंतःक्रिया करके क्या करेगा, अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। और बात किया जाए वह मेन उसके लिए क्या होता है, उसका इन्वायरमेंट होता है, परिपक्वता को महत्व देते हैं। तो इसका मतलब वह कहते हैं विद्यार्थी क्या है, सक्रिय खोजबीन है, और इसके बाद वह अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। बी ऑप्शन राइट होगा। पुनर्वलन और सजा की बात कौन करते हैं, ये सभी व्यवहारवादी करते हैं। तो हमें जानते हैं जो जीन पियाजे वह व्यवहारवादी नहीं है, एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। और लोकन या अनुकरण की बात करें तो ऐसा भी नहीं मानते जीन पियाजे। बात करें भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है, यह कौन मानते हैं, वाइगोत्स्की मानते हैं। डी ऑप्शन में वाइगोत्स्की मानते हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है किससे, जीन पियाजे से। इसका मतलब है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस के पेपर में आप सभी को पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप ध्यान देंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चंस ध्यान देंगे और बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किस पर समर्थन नहीं किया जाता? परीक्षा के लिए अधिगम, या फिर रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक समझ, अनुभवात्मक अधिगम। जी बताएंगे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कर रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछ रहा है दोस्त, तो आप बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। आपसे पूछ रहा है इसमें से क्या राइट होगा, मतलब इसमें से क्या है, निगेटिव आपसे पूछ रहा है। इसमें करा
समर्थन किस पे नहीं देते लेवाइगोस्की, तो आप जानते हैं किस पर नहीं देंगे, परीक्षा के लिए अधिगम पर नहीं देते हैं। करा रचनात्मक और विवेचनात्मक पर बात तो एकदम देते हैं, क्योंकि रचनात्मक और विवेचनात्मक तो देते हैं संकल्पनात्मक समझ पर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर भी देते हैं। तो दोनों पे तीनों पे मतलब बी सी डी इस पर लेवाइगोस्की बात करते हैं। जो सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसके समर्थन नहीं किया जाता है, तो लेवाइगोस्की के विचारों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है बी सी और डी इस पर क्या करते हैं लेवाइगोस्की अपने विचारों का समर्थन देते हैं, कहते हैं कि इस तरह से इस बच्चों को सिखाएं, लेकिन परीक्षा के लिए अधिगम इससे ऐसा बात नहीं करते। आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 6 का कौन सा राइट होगा, वह 6 का कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट होगा जी। आंसर देते चलिए आप सभी और बताते चले। चलिए 7 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है, कर सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा या कर निष्क्रिय होकर के, कर उद्दीपक द्वारा या पूर्ण बलन द्वारा। तो आप बताएंगे लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। आप बताएंगे लेवाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, तो लेवाइगोस्की की बात करें तो लेवाइगोस्की के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या था, समाज था। बच्चा समाज से क्या करता था, समाज से अंतःक्रिया करता था, और समाज से अंतःक्रिया करके क्या करता था, अपने ज्ञान का सृजन करते थे। और बात किया जाए सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। निष्क्रिय होकर ऐसा उद्दीपन द्वारा या व्यवहारवादियों का है, पुनर्बलन या व्यवहारवादियों का है। तो आप जानते हैं लेवाइगोस्की संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, मतलब समाज से अंतःक्रिया करके बच्चे क्या करेगा, ज्ञान का सृजन कर लेगा। और राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वह 7 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 का कौन सा राइट होगा, वह 7 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार के तरीके कैसे अर्जित करते हैं, वह कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने संस्कृति जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण हो जाता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो आप सभी एक्सप्लेनेशन को, जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जो व्याख्या की दी जा रही है, उसे समझते चले, पढ़ते चले, सीखते चले, उससे आपका बेहतर हो पाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। 8 नंबर की बात करेंगे, कार्ल लॉरेंस कोल्बर से संबंधित क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कार्ल लॉरेंस कोल्बर के द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है, करा इसमें से कौन सा इसमें से राइट होगा। सार्वभौमिक की बात करा, सार्वभौमिक अवस्था कौन सी है, तीसरे की दूसरी अवस्था बोली जाती है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। इसका मतलब दूसरे से आपको मिलान करना है, बताना है कि इसमें से कौन से उसकी विशेषता होगी, क्यों सा वर्णित है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होगी, क्या करा मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, करा कि अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है, या फिर स्वयं के लिए कानून और नियमों का उचित ठहराना। ध्यान दें, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात करें तो जिसे हम जानते हैं अहम केंद्रता, या इसे बोलेंगे यांत्रिक सापेक्ष, तो पहले का दूसरा बोला जाता है, पहले का क्या बोला जाता है, दूसरा, जिसे यांत्रिक सापेक्ष अहम केंद्रता बोलते हैं। मित्रों संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, जिसको जानते हैं अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, इसका मतलब दूसरे का फर्स्ट का नाम हो जाएगा, तो हमसे मिलाना है तीसरे के दूसरे से। तीसरे के दूसरे की बात करें तो वह कहता है कि अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है, ऐसा कहता क्या, वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वयं के लिए कानून नियमों का उचित ठहराना, इसका मतलब है कि दूसरे के दूसरे की बात कर रहा है, तो दूसरे के दूसरे नहीं, हम तीसरे के दूसरे से मिलान करना है, तो तीसरे का दूसरा कौन सा होगा, वह दोस्त आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 का आपका क्या होगा, वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है, सीखते हुए क्या है, आगे बढ़ते हुए आगे चलना है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। 9 नंबर क्वेश्चंस की देखेंगे और बताएंगे आप लोग क्या होगा। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, प्रगतिशील कक्षा कैसा दृष्टिकोण रखता है, इसका मतलब है प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है वह कैसा बालकों के लिए दृष्टिकोण रखता है। ईश्वर ने उन्हें जन्म से उचित नैतिकता और नीति प्रदान की है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं, कोरी पट्टी रिक्त प्लेट जैसी एकदम नहीं। लघु वयस्क जिनकी सोचने वयस्क से कम है, जिज्ञासु प्राणी जो अपने
आसपास की खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं तो आप बताएंगे प्रगतिशील क्लासरूम के बालकों की प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। वह दृष्टिकोण कहता है कि बच्चा करके सीखता है, अपने ज्ञान का लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। और प्रगतिशील कक्षा की बात करें, प्रगतिशील जो शिक्षा की बात कौन करते हैं, जॉन डीबी करते हैं। जॉन डीबी बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं जो बच्चा करके सीखेगा वह ज्यादा टाइम तक टिकने वाला है और ज्यादा दिन तक टिकेगा, बच्चा ज्यादा सीख पाएगा और बेहतरीन सीख पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। वह कहते हैं बच्चे एक जिज्ञासु प्राणी है और जिज्ञासा के साथ वह सारी चीजें कर लेगा। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास की खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह डी ऑप्शन होगा। देखिए बात करते हैं कोरी पट्टी की तरह बात करें तो आदर्शवाद मानता है। कौन मानता, आदर्शवाद मानता है। तो हमें प्रगतिवाद की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, ना हमारा ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। सी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा, होगा वह 9th का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चंस को, आप पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। करेक्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट कौन सा विकल्प बुद्धि के प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद्य यंत्र और विशेषज्ञ। करा की कसरती, रचनात्मक, अव्यक्तिशील, कर व्यवहारिक, विश्लेषण, रचनात्मक, कर अंतर वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, शारीरिक रूप से क्रियाशील। तो आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा, आप बता सकते हैं इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आपसे पूछ रहा है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया भैया बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात जब आप जानते हैं, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। जब आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे, किसकी पुस्तक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको 8 ही प्रकार मिलेगा। अदरवाइज आपको कोई 9 प्रकार, कोई 10 प्रकार इस तरह से बताता है तो ऐसा कुछ आपको मानना नहीं, क्योंकि आपका सीटेट का पेपर जो बात करता है वह एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अब बात किया जाए इसमें से क्या राइट होगा, जब किसी आप जानते हैं उसमें से न चिकित्सक को मानते हैं, न जीववादी, जीव विज्ञानी, ऐसा कुछ नहीं, ना वाद्य यंत्र विशेषज्ञ, ऐसा नहीं। वो आप क्या मानते हैं, वह मानते हैं अंतर्वैयक्तिक प्रकृतिवादी बुद्धि मानते हैं, शारीरिक रूप से क्रियाशील वाला वह मानते हैं, जिसे शारीरिक गतिकी बुद्धि के नाम से जानते हैं, शारीरिक गतिकी बुद्धि के नाम से, शारीरिक गतिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम जाने शारीरिक रूप से क्रियाशील, ऐसा भी जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन हो जाएगा। ना व्यवहारिक मानते हैं, ना विश्लेषण मानते हैं, ना रचनात्मक मानते हैं, ऐसा ना ए वाला उनका कोई प्रकार था, ना बी में कोई ऐसा कोई प्रकार था, ना सी में। डी वाला जो प्रकार आप देख पा रहे हैं उसमें 8 प्रकार की बुद्धियों में से या 3 प्रकार की बुद्धियां जो आपके सामने दिख रही हैं उसमें से एक थी। बात करेंगे हम सभी, जो 10 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्त वह 10 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे 11 नंबर के लिए, जी बताएंगे और आप बताएं क्या राइट होगा। लेवाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है, कर भाषा क्या होता है, लेवाइगोस्की क्या मानते हैं, कर संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है क्या, क्या भाषा जो लैंग्वेज है वह संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालेंगी क्या, ऐसा कुछ। कर संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, ऐसा कुछ। कर संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती, ऐसा कुछ। कर संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ऐसा कुछ। जी बताएंगे 10 नंबर के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। आप जानते हैं भाषा को क्या करती है, वह कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसमें सुसहायक होती है, उसको हेल्प करती है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने में। लैंग्वेज क्या करती है, लैंग्वेज को किसने महत्व दिया, और लेवाइगोस्की ने दिया। अगर पूछा जाए विचार को किसने महत्व देते हैं तो जीन पियाजे महत्व देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए थॉट किसको लिए महत्वपूर्ण है तो जीन पियाजे के लिए। अगर लैंग्वेज पूछा जाए तो आप बताएंगे वाइगोस्की। इसलिए वाइगोस्की ने भाषा की बात की, कहा उन्हें भाषा के आधार पर क्या करते हैं बच्चे, संज्ञानात्मक विकास सीखते हैं। भाषा के आधार पर वह संज्ञान विकास में सहायक होती है, इसका मतलब यह था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछता जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में पूछता तो विचार उनके लिए महत्वपूर्ण था, और विचार को कहते थे कि संज्ञान विकास को बढ़ावा देती है, आगे ले जाती है विचार। लेकिन आपसे पूछा लेवाइगोस्की तो ध्यान देंगे, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप गलतियां कर सकती हैं। आप क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि आप गलतियां कर सकते हैं दोस्त। तो आपको गलती नहीं करना है, हर क्वेश्चन से कुछ सीखना है।
कुछ जैसा ऐसा सीखना है जिससे आपका विकास हो सके, आप कुछ गलतियां ना करें, अधिक से अधिक नंबर ले आए सीडीपी में, मेरा यह उद्देश्य है और आप जरूर ऐसा कर पाएंगे। चलिए 10 का जो राइट आंसर होगा, 11 का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बात करेंगे 12 नंबर के लिए क्या करेक्ट होगा। एक साथ शैक्षिक कक्षा में, एक साथ शैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित करेगा। कह कि एक समान लिंग के समूह बनाना, तो लड़के और लड़कियों को पृथक अधिगम को कार्य देना, कह कि ऐसा कुछ क्या। फिर कह कि आपसे पूछ रहा दोस्त, कह महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं को दर्शाना, कर जेंडर एक सामाजिक निर्मित है पर चर्चा करना, या फिर कह जेंडर तुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना। कर शैक्षणिक कक्षा में, साथ पढ़ते हुए कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन सा ऐसा टीचर को व्यवहार नहीं करना चाहिए जो जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित करता हो। जैसे बात की कौन सा ऐसा कार्य होगा, कौन सा इसमें से निगेटिविटी होगी, कौन सा निगेटिव ऑप्शन होगा जो जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर रहा, मतलब बढ़ा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाता हुआ ऑप्शन आपको ढूंढना है, कम करता हुआ ऑप्शन नहीं, बढ़ाता हुआ ऑप्शन। कौन सा इसमें से टीचर को नहीं करनी चाहिए जेंडर के प्रति। तो आप जानते हैं उनको टीचर को क्या करनी है दोस्त, टीचर को क्या करनी चाहिए, टीचर को सभी बच्चों को एक निगाह से, एक अच्छे निगाह से देखनी चाहिए। सभी बच्चों को, जैसे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, कोई भी किसी बच्चों में भेदभाव नहीं करनी है, सभी बच्चों को एक समान निगाह से, समान नजर से देखनी चाहिए। अगर बच्चा गलती कर रहा है बच्चे को भी डांटे, लड़कियां कर रही गलती तो लड़कियों को भी डांटे, उसे समझाएं सिखाएं। कोई ऐसा ना कहे कि आप लड़की हो तो आपको ऐसा करना है, लड़के हो तो आपको ऐसा करना है, कोई रूढ़िवादी बातें नहीं करनी है। लेकिन आपसे पूछ रहा कौन सा ऐसा जो होगा जो बढ़ावा दे रहा है जेंडर रूढ़िवादिता का। कह एक समान लिंग के समूह बनाना, कह कि ऐसा नहीं करना टीचर को, क्या, क्योंकि एक जेंडर, कह कि एक समान लिंग मतलब एक जेंडर का, जैसे मतलब लड़के लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह कर रहा है, नहीं बनाना है समूह बनाना, तो लड़के और लड़कियों को पृथक अधिगम कार्य देना। तो ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब रूढ़िवादी बात कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात को बढ़ा रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर रहे हैं, पुनर्बलित कर रहे हैं, रिफोर्समेंट कर रहे हैं। इसलिए आपका क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे पूछ रहा था निगेटिव, क्या पूछ रहा आपसे, निगेटिव। तो निगेटिव जो गलत सेंटेंस है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें कह रहे महिलाओं पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं का प्रदर्शन करना। जब पुरुषों और महिलाओं में विपरीत देंगे तो रूढ़िवादिता कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए हमारा यह ऑप्शन राइट है, लेकिन यह हमसे पूछ नहीं रहा कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है, उस पर चर्चा करना, तो यह भी राइट है, लेकिन आपको ऐसा नहीं ढूंढना। तो इसका मतलब है आपका 12 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस की व्याख्या को समझे, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझे, जितना बेहतर हो सके आप सीखते चलें और बेहतरीन करेंगे दोस्त। अगले क्वेश्चंस पर हम चलेंगे 13 नंबर के लिए। विद्यार्थी के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन सी उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं। भूमिका अदा करना, या फिर समूह में कार्य करना, या पोर्टफोलियो बनाना, या परियोजना बनाना, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्या इसमें से राइट होगा। जी क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बता दें, और क्वेश्चंस पढ़ें और फिर बताएं क्या इसमें से राइट हो जाएगा, क्या इसमें से राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन बताते चले। आप सभी जानते हैं कि क्या होगा इसमें से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से की बात करा, निम्न में से किस उपकरण को प्रस्तावित की गई है। भूमिका अदा करना, ये भी कहा गया है, भूमिका अदा करना भी कहा, समूह में कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करें, करके सीखे, पोर्टफोलियो बनाना, बच्चे का रिकॉर्ड तैयार करना, या भी परियोजना प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखे, एक दूसरे का सहयोग करके सीखे। ये सारी चीजें इसमें की गई हैं। और राइट ऑप्शन क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो 13 नंबर का क्या होगा, वह डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 14 नंबर के लिए। जी बता सकते हैं आप लोग क्या राइट होगा। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा ऐसा कथन है जो मातृभाषा से
इस्तेमाल पर सही दर्शा रहा है। कर स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कर कि स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। ऐसा कुछ क्या करा कि आपसे पूछ रहा है स्कूल को सभी स्तर पर अंग्रेजी को निर्देश की भाषा निर्धारित करनी चाहिए। क्या विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति से हतोत्साहित करने के लिए स्कूल को जुर्माना करना चाहिए। दोस्त आप जानते हैं मातृभाषा से इस्तेमाल से क्या होगा, बच्चे अपनापन लगेगा, अपनत्व का गुण लगेगा। बच्चों को लगेगा जहां मैं पढ़ने आया हूं वह मेरा जैसा घर है, वैसा ही क्षेत्र है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बच्चे पढ़ेंगे जब मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। तो आपको ढूंढना है क्या इसमें से राइट होगा। करें स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल मानक भाषा, भैया मानक भाषा नहीं, कोई एक मानक भाषा का इस्तेमाल करने की बात करता है तो इसका मतलब गलत है। तो मातृभाषा का इस्तेमाल पर कौन सा कथन सही होगा अब हम ढूंढते हैं। करें स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सही है। स्कूल को क्या करनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का क्या करनी चाहिए, सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। वेरी गुड, हमारा क्या हो जाएगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करेक्ट, स्कूल को सभी स्तर पर अंग्रेजी को निर्देशित भाषा, एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित होता तो हमारी बात बन जाती। अगर क्या होता यहां प्रोत्साहित होता तो दोस्त हमारी बात बन जाती, लेकिन क्या लिखा गया, हतोत्साहित लिखा गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। अरे जुर्माना करना चाहिए भैया, क्या देना चाहिए, 10-20 लाख रुपए जुर्माना हो गया, नहीं एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका क्या होगा, वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़े, बेहतरीन क्वेश्चन है, कूट जैसा क्वेश्चन है। अब बताएंगे कथन की बात कर रहा है, एक कथन है, कथन में क्या कर रहा है कि कह रहा है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए ये सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। अब भाई तर्क की बात कर लेते हैं कि विद्यालयों को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम और अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पर गौर नहीं करना चाहिए। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता एक ही, कह रहा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, कह रहा ए सही है लेकिन आर गलत है, कह रहा ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चंस को पढ़ ले और फिर बताएं दोस्त, हर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखते हुए चलें, आगे बढ़ते हुए चलें, सीखते हुए चलें, जिससे आपको बेहतर करने की कोशिश हो, लगातार आप बेहतर कर पाए। कह रहा कथन की बात करते हैं, हम कथन पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा एक अध्यापक, ठीक है अध्यापक जी, कह रहा को अपनी कक्षा में अपनी क्लास में कह रहा बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देनी चाहिए, एकदम देनी चाहिए प्रधानता, ठीक कह रहा है। कह रहा एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, एकदम ऐसा करना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से क्या करना, उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। अब भाई तर्क की बात कर रहा है, हम तर्क कर लेते हैं, क्यों, कह रहा विद्यालयों को एक संरचित, कह रहा एक संरचित, एकदम नहीं, एक संरचित नहीं करनी है, कह रहा एक रूप पाठ्यक्रम, सभी के लिए एक रूप पाठ्यक्रम, एकदम नहीं, करा कि इसका अनुसरण करना चाहिए, एकदम अनुसरण नहीं करना चाहिए, और करा व्यक्तिगत भिन्नताओं का पर गौर नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं हर बच्चे के व्यक्ति भिन्नताओं पर क्या करनी चाहिए, गौर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं, व्यक्ति भिन्नताएं हैं, रुचियां अलग हैं, चीजें सीखने में अलग हैं, बच्चे में बुद्धियों का लेवल अलग है, बच्चे में बुद्धि की मात्रा अलग है, बच्चे में इंटेलिजेंस की जो क्षमता है वो अलग है, सारी चीजें क्या है, अलग है। हर बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है, हर बच्चा मूढ़ नहीं है, हर बच्चा जो है, कुछ बच्चे सामान्य हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं। तो आपको क्या करनी है, उसमें व्यक्ति भिन्नता को ध्यान देनी है। लेकिन जो कथन था पूरी तरीके से सटीक था, कथन क्या था, वह पूरी तरीके से राइट था। लेकिन हम बात करते हैं, जब तर्क की बात करते हैं तो एकदम भैया गलत है, इसका आधार नहीं है, कुछ आधार नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, एकदम गलत है। ए सही है लेकिन आर एकदम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करें, देखिए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए बात करें, पेट की कंप्लीट पैकेज आप सभी के सामने है। कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं 1299 में, आप इंडिविजुअल हिंदी की बैच ले सकते हैं।
इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं 249 रुपए में, डिटेल बुक ले सकते हैं आप लोग 299 रुपए में, और प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं 90 रुपए में, और फिर बात के कॉम्बो बुक ले सकते हैं 350 रुपए में। आप सभी परचेज कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी जानकारी के लिए, और ज्वाइन हो जाइए। बात किया जाए मॉडर्न हिस्ट्री की, आप सभी इंडिविजुअल बैचेज चल रही हैं, आप सभी क्या करें, परचेज कर सकते हैं अगर आप सभी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बेहतरीन तरीके से सर पढ़ाते हैं और बहुत यूनिक तरीके से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन सिखाते हैं। तो आप जरूर जुड़े इस बैच में। आप जब जुड़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ मैंने सीखा है, कुछ नया किया है, इस आधार पर मैं बोल रहा हूं, आप जरूर परचेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा, 16 नंबर क्वेश्चंस की। गुणज वैकल्य की बात कर रहा है, गुणज वैकल्य की बात कर रहा है दोस्त। की पहचान क्या है? गुणज वैकल्य का मतलब क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, जिसे हम जानते हैं इसमें गणना संबंधी दोष होता है वस्तु में। गणन कौशल क्षीणता, संख्याओं और गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, अवधान सक्रियता आवेगशीलता होती है क्या? मौलिकता प्रवाह लचीलापन ऐसा होता है क्या? मांसपेशियों के संचालन गतिशीलता और परस्परता की कठिनाई। तो आप बताएंगे डिसकैलकुलिया में क्या होता है दोस्त? वह डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणना संबंधी दोष होता है, गणना नहीं कर पाता बच्चा, कैलकुलेट नहीं कर पाता है, गणना संबंधी जो क्षीणता होती है, संख्याओं और गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत होती है, ऐसा होता है किसको? जो डिसकैलकुलिया जिसमें होती है। और बात करेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अवधान सक्रियता की बात करें या किसमें होता है? जो बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है उसका ध्यान भटक जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रवाह मौलिकता प्रवाह लचीलापन किसमें होगा? वह सृजनात्मक बालक में होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? वह डिसकैलकुलिया पूछ रहा था। डिसकैलकुलिया जिसे हम गुणज वैफल्य के नाम से जानते हैं, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर के लिए दोस्त। करेक्ट समावेशी शिक्षा में कौन सा शामिल है? करेक्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं क्या? करेक्ट प्रतिभाशाली विद्यार्थी, करेक्ट दृष्टिबाधित विद्यार्थी, करेक्ट वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो होशियार, जो हाशिए पर हैं। करेक्ट ए फर्स्ट और थर्ड, करेक्ट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, करेक्ट फर्स्ट सेकंड और फोर्थ थर्ड, करेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। जी बताएंगे समावेशी में क्या बात करते हैं? समावेशी में उन शिक्षा की बात करते हैं, उस एजुकेशन की बात करते हैं किसकी? जो सामान्य और विशिष्ट बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। सामान्य और क्या? सामान्य और विशिष्ट दोनों को प्रोवाइड की जाती है। सामान्य और विशिष्ट दोनों को क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपसे बात करता है जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को बैठाया जाता है और समान प्रकार से शिक्षा दी जाती है। किसी बच्चे को बिना भेदभाव करते हुए जो हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं वह क्या शिक्षा कहलाती है? वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। और बात किया जाए तो आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में किनको शामिल किया जाता है? वह अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी विशिष्ट हैं, इनको भी शामिल किया जाता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी विशिष्ट हैं, इनको भी शामिल किया जाता है। वे बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं, जैसे बात किया जाए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थी हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थी हैं, उन बच्चों को भी क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, समावेशित किया जाता है। समावेशित करके समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब क्या होगा? वह डी ऑप्शन 17 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 का क्या होगा? वह 17 का आपका डी ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप समझते चले, पढ़ते चले, सीखते चले, और यही आपके लिए बेहतर होगा। हम बात करेंगे 18 नंबर के लिए। जी बता सकते हैं आपका क्या राइट होगा? एक शिक्षिका को, एक कोई टीचर है को विद्यार्थियों के किस व्यवहार से या इंकित करता है या इंकित होगा कि वह दृष्टिबाधित है? कि क्या इंकित होगा? एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को किस प्रकार से इंकित होगा कि वह दृष्टिबाधित है? मतलब एक शिक्षिका है, किस प्रकार से उसको लगी जाएगा कि बच्चा दृष्टिबाधित है? तो आपके सामने ऑप्शंस है। श्यामपट्ट को बहुत देर से पढ़ने को चुनना, कि सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को पढ़ना, बारीक मुद्रक वाले कारपत्रों को तुरंत पढ़ना, फिर पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकना। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को किस व्यवहार से इंकित होगा कि वह बच्चा क्या होगा? दृष्टिबाधित है। बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, बच्चे को कम दिखाई दे रहा है। श्यामपट्ट को बहुत दूर से पढ़ने को चुनना, भाई जब कम दिखाई देगा तो बच्चा पास से देखेगा कि दूर से देखेगा? पास से देखेगा ना। कि दूर से देख रहा है, इसका मतलब कम है, इसका मतलब क्या है? गलत है। अगर करेक्ट की इसका मतलब करेक्ट
इसमें कर रहा है पास से देखना चाहिए बच्चा ना, तो अब कह रहा है कि दूर से देखेगा, दूर से देख रहा है ना, पास से दिखना चाहिए, नजदीक से दिखना चाहिए ना, तो ऐसा कर रहा है दूर से देखेगा। एकदम नहीं, हमारी बात नहीं बन पा रही है। हमें दृष्टिबाधित बालकों की बात कर रहा है कि दृष्टिबाधित बालकों को हम कैसे पहचानेंगे। एक शिक्षिका के नाते आप लोग जैसे शिक्षिका वाली मैम बन के जाती हैं, टीचर बन के जाती हैं, तो अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, बच्चे को कम दिखाई देता है, तो आप कैसे पहचानेंगी, ऐसा आपसे पूछ रहा है। करे कि दोस्त करे सूक्ष्म जानकारी, करे भैया जब सूक्ष्म जानकारी है, छोटी जानकारी, तो बच्चा कैसे, जब कम दिखाई देता है तो सूक्ष्म जानकारी कैसे कर पाएगा। भौतिक नस्यों को पढ़ना एकदम नहीं कर पाएगा, बच्चे को दिखाई नहीं देता तो कैसे कर सकता है, एकदम नहीं कर पाएगा। ना ए कर सकता है ना बी कर सकता है। करे बारीक मुद्रक, भैया जब बारीक मुद्रक है तो बहुत छोटे छोटे शब्द होंगे, तो एकदम वैसा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं देता। बच्चे को क्या नहीं देता, दिखाई नहीं देता। बच्चे को क्या नहीं देता, दिखाई नहीं देता। करा कि पढ़ने में चुनौती महसूस करना, एकदम बच्चे करते हैं, पढ़ते जब हैं तो चुनौती महसूस करते हैं, और पढ़ते समय क्या करते हैं, आंखें मिचमिचाते हैं, ऐसे ऐसे हाथों को घुमाते हैं आंखों पर, तो ऐसा क्या करते हैं, मिचमिचाते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा, आप बच्चों को पहचान जाएंगे। बच्चे को दिखाई कम दे रहा है तो बच्चे को कहेंगे बेटा एक काम करो, तुम आगे आके बैठ जाओ, तुम आगे आके बैठ जाओ, और क्या होगा, उससे अगली दिक्कत ज्यादा है तो उससे चश्मे की व्यवस्था कर देंगे। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर के लिए जी बताएंगे, क्रम मेधावी अध्ययनकर्ताओं को मेधावी अध्ययनकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापक को क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। कोई मेधावी अध्ययन करता है मतलब प्रतिभाशाली बालक है, मतलब मेधावी, मतलब उसमें क्या है, जो लर्नर है वह मेधावी है, तो उसे क्या करनी चाहिए उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कार्यों को समझने के लिए निश्चित निर्देश और विस्तृत दिशा निर्देशक देनी चाहिए। निर्धारित पाठचर्या का सख्ती से अनुसरण करना चाहिए। मानकीकृत आकलन युक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मध्यम से उच्चतर श्रेणी की चिंतन वाले कार्यकलाप देना चाहिए। भाई मेधावी छात्र है तो आप ऐसा क्या करेंगे जो बच्चा सहजता महसूस करे, बच्चा क्या करे, सहजता महसूस करे। तो आप जानते हैं तो बच्चा क्या है, सहज महसूस करे और चीजों को कर ले जाए, बच्चा कर ले जाए, और उसको मेधावी छात्र है इसलिए बच्चे को चुनौती पसंद है। बच्चों को क्या पसंद है, चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद है। तो आप ऐसा कुछ करेंगे जो बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य भी हो जाए और अच्छा भी लगे, उसमें रुचियां भी उत्पन्न हो। कार्यों को समझने के लिए निश्चित निर्देश, भाई निश्चित निर्देश देंगे क्या, नहीं एकदम नहीं देंगे। निश्चित निर्देश देंगे क्या, एकदम नहीं देंगे दोस्त। निश्चित निर्देश देंगे, नहीं एकदम नहीं देंगे। विस्तृत दिशा निर्देश, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, कोई निर्देश तो देने का काम करेंगे नहीं। निर्धारित पाठचर्या की सख्ती से अनुसरण करना, एकदम नहीं, ऐसा कुछ कार्य नहीं करवाना है बच्चों से। मानकीकृत आकलन करा कि स्टैंडर्ड जो असेसमेंट होगा, एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो करा कि मध्यम से उच्चतर श्रेणी, मतलब जो लो से जाएंगे हाई तक, लो से हाई तक जाएंगे श्रेणी की चिंतन वाले जो कार्यकलाप है उनको देंगे। मतलब निम्न से उच्च की तरफ चलेंगे, बच्चों को धीरे धीरे स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे, जिससे बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य लगे। तो पहले सरल लगेगा, फिर उससे कठिन देंगे, फिर उससे कठिन देंगे, उससे धीरे धीरे क्या होगा, उससे बच्चा सहजता भी महसूस करेगा और कार्यों को कर भी ले जाएगा। तो आपका क्या होगा, 19 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और फिर बताएं क्या होगा। निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। नैदानिक नामीकरण का, अब जानते नामीकरण तो एकदम नहीं करनी है। यथोचित समायोजन का, बच्चों का पृथकीकरण का, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा का लोकाचार। दोस्त अब जानते हैं आपका नामीकरण नहीं करना बच्चों को, पृथकीकरण, बच्चों को अलग नहीं करना है, अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटना है। ग्रुपिंग किए तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चे को साथ बैठाएं, समूह में बैठाएं, तो हमारा ए होगा ना सी हो सकता है, क्योंकि नाम से व्यक्त कर देंगे क्या हो जाएगा, बच्चा क्या होगा, दिक्कत करेगा, बच्चों को दिक्कत होगा। क्योंकि अच्छे बच्चों को एक ग्रुप में, जो कम बच्चे हैं को कम जानते हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे, एक नाम देंगे तो बच्चे को हाशिए पर ले जा रहे हैं, बच्चे को हीनता का शिकार आप बना रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा कुछ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा का लोकाचार, भाई ये कंपटीशन वाले क्लासरूम पर नहीं बात करेंगे, एकदम नहीं कर सकते हैं। तो यथोचित समायोजन करेंगे और राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करेंगे, वह यथोचित समायोजन का प्रयोग करेंगे। तो आप समझते चले, सोचते चले, पढ़ते चले, सीखते चले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा। आप बात करेंगे 21 नंबर के लिए। कि पढ़ लें आप लोग। निम्न में से
कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन सा ऐसा कारक है जो लर्निंग को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, इफेक्टेड करता है। कर अधिगमकर्ता की आवृत्ति, कर अधिगमकर्ता की आयु, कर अध्यापक की शिक्षा शास्त्री तकनीकी, कर अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो आप जानते हैं सभी करेगा। बच्चे का आवृत्ति है, जो बच्चे का एटीट्यूड है वह अभी बच्चे का प्रभावित करता है, उससे बच्चे का उस पर लर्नर पर प्रभाव पड़ता है, सीखने पर प्रभाव पड़ता है, लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। कर अधिगमकर्ता की आयु एकदम करता है। बच्चे की आयु ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है, सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा क्लास में, कम होगी तो भी नहीं बैठा पाएगा। जिस एज का बच्चा है उसी क्लास के रूम के साथ अगर उसी क्लास के बच्चों की एज के साथ बैठेगा तो अपने आप को सस्ता महसूस करेगा और क्या होगी, उसको दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब अधिगमकर्ताओं की आयु भी इफेक्ट डालती है। कर अध्यापक की शिक्षा शास्त्री तकनीकी, जो टीचर के द्वारा शिक्षा शास्त्र, जो टीचर के द्वारा जो शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर वह सही तरीके से नहीं रहेगा तो भी इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब आपका थर्ड भी सही है। कर अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चे का जो सोशल कल्चरल जो संदर्भ है वह भी इफेक्ट डालता है। इसलिए हमारा क्या राइट हो जाएगा, क्या होगा, सभी इफेक्ट डालेंगे, सभी बच्चों पे लर्निंग पर उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। डी ऑप्शंस क्या हो जाएगा, वह डी ऑप्शंस राइट हो जाएगा। क्या 21 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कर 22 नंबर के लिए, कर अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होगा। कर अर्थपूर्ण अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है। कर बच्चों को समादृष्ट महसूस होना चाहिए। कर बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। कर बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भैया एकदम तो गलत हो गया। कर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड और कर फर्स्ट सेकंड थर्ड जी क्वेश्चंस पढ़ लें, 22 नंबर क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बता दें आप आंसर क्या हो सकता है। जी आप बता सकते हैं क्या आंसर आप दे रहे हैं। आप जानते हैं अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आपको क्या करनी है, वह बच्चों के समादृष्ट को महसूस करनी है, महसूस होना चाहिए, एकदम होनी चाहिए। कर बच्चों के अनुभव को समाहित करना चाहिए। जो बच्चे का एक्सपीरियंस है उसको हम समाहित जरूर करेंगे, तभी अच्छा से क्या हो पाएगा, तभी अच्छे से क्या हो पाएगा, लर्निंग हो पाएगा। बच्चे के समादृष्ट जो महसूस कर रहा है उसको हम इंक्लूड करेंगे, तभी लर्निंग अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, एकदम चुप हो जाने कर देनी चाहिए। बेटा एकदम चुप हो जाओ, अनुमति नहीं देना है, तुम्हें एकदम पूछना ही नहीं सवाल है। तो बच्चा अर्थपूर्ण लर्निंग होगा क्या, नहीं होगा। बच्चे में जो भ्रांतियां उत्पन्न होगी उसको आपको सॉल्व करते हुए चलेंगे। जब सॉल्व करते हुए चलेंगे तो बच्चे को लगेगा और सीखता चलेगा, बच्चे को सहजता महसूस होगी, बच्चा जो सोचेगा उसका निराकरण हो पाएगा। जो बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी उस जिज्ञासा को तुरंत शांत कर पाएंगे। तो आपको करना तो जरूर है, आप कर अनुमति नहीं देनी चाहिए, कहना चाहिए एकदम चुप हो जाओ नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड राइट है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, राइट है। आपका राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए हम बात करते हैं 23 नंबर के लिए। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसा प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए क्या, किसी सहपाठी को विद्यार्थी की त्रुटियों को संशोधित करने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने, उन पर काम करने के लिए अवसर देनी चाहिए। विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटि ना करें। ये आप बता सकते हैं इसमें से क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंडेड है। करा कि विद्यार्थी द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चा क्या कर रहा है, विद्यार्थी करा अधिगम कर रहा है, उसके प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटि, मतलब लर्निंग करते हुए कोई त्रुटि बच्चा कर रहा है करा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, एक माध्यमिक स्तर विद्यालय स्तर पर अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। करा विद्यार्थी को गलती को तुरंत सुधार देना, तुरंत संशोधित करना चाहिए, एकदम नहीं, तुरंत नहीं, समझने का मौका दे, बच्चे से कहें बच्चा स्वयं ढूंढो क्या तुमने गलतियां किया है, कहां गलतियां तुमने किया, थोड़ा सा सोचो, परखो, समझो, फिर उसमें आप संशोधन करो। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा तो आप हेल्प करो, लेकिन बच्चे को स्वयं मौका दो। विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए, एकदम नहीं, तुरंत तो नहीं, बस धीरे धीरे उसमें समझने की पहले क्षमता डेवलप करनी चाहिए। किसी सहपाठी को विद्यार्थियों की त्रुटियों को संशोधित करने के लिए
सिखाना चाहिए। भैया आप टीचर हो तो आप विद्यार्थी सिखाओगे क्या? आप टीचर के रूप में है तो आप हेल्प करोगे, विद्यार्थी हेल्प करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो कह रहा कि विद्यार्थियों को अपनी स्वयं विद्यार्थी को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने का अवसर देनी चाहिए। कहना चाहिए बेटा समझो कहां गलतियां किए हो, उसको सुधारो, परखो, समझो और अवसर जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे बच्चे को ना लगे कि हम गलतियां किए हैं तो सर ने मुझे डांटा है। सर उसको अवसर देकर बताओ बेटा कहां गलतियां किए हो, उसको सीखो, उससे समझो कि गलतियां थोड़ा से कम करो, उससे गलतियां करो। तो जब गलतियां कर रहे हो तो उससे सीखो भी, तो बात किया जाए कर विद्यार्थियों की शर्मिंदा करना चाहिए। कहना चाहिए बेटा एक काम किए, तुम तो बहुत बड़ी गलती कर दी हो, अब एक काम करते हैं तुम्हें क्लासरूम के सामने शर्मिंदा करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं शर्मिंदा करना है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ताकि भविष्य में कोई त्रुटि ना करे। अगर बच्चा त्रुटि कर दिया तो उसको फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। फांसी पे चढ़ा देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो तब तो फिर आप चढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? वह 23 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करें कि 24 नंबर के लिए एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, कोई लड़की है अपने को गणित में क्या होशियार समझती है, ठीक है समझने। परीक्षा में कम अंकों के लिए अपनी परिश्रम ना करने की जिम्मेदार मानती है। कहती है वह होशियार तो है मैथ में, लेकिन क्या है परीक्षा में कम अंक आ गया, और कहती है वह अपने परिश्रम को कम करने को जिम्मेदार मानती है। कहती है हमने परिश्रम नहीं किया था, इसी वजह से मैथ में नंबर कम आए हैं, और अपनी गलतियों को मानती है, लेकिन वह है होशियार। करे कि उसका यह तर्क क्या दर्शाता है? करे नियंत्रण का आंतरिक केंद्र दर्शाता है, करे अधिगम असहायता कहलाता है, कर नियंत्रण के वाय कारक कहलाते हैं, कर उसका अपनी योग्यता में अविश्वास है। भाई योग्यता में विश्वास है लेकिन अविश्वास तो नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, तो होशियार कैसे होती? तो इसका मतलब है उसे होशियार तो विश्वास तो है, ऐसा कुछ नहीं। कर नियंत्रण के बाय कारक नहीं है, आंतरिक कारक ऐसे भी नहीं। कर अधिगम सहायता की बात कोई थी नहीं, राइट होगा नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, और राइट हो जाएगा 24 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 का क्या होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के लिए ये बताएंगे क्या राइट होगा। करा कि क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय को कोई भूमिका नहीं होती? करा भय की कोई भूमिका नहीं होती, सही विकल्प चुनिए। बताइए अगर अधिगम की कोई भूमिका नहीं होती क्या? करे हाँ, भय एक उम्दा प्रेरक है और अध्यापक को उसका बारंबार प्रयोग करना चाहिए। करब नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। कारण कि हाँ, बच्चे सिर्फ भय एक संवेग है और इसीलिए संज्ञान से संबंधित नहीं है। कारण नहीं, भय एक संवेग है, भय एक नहीं, कारण नहीं एक भय संवेग है और इसलिए संज्ञान से संबंधित नहीं है। बता सकते हैं आप क्या राइट होगा? क्वेश्चन पढ़ें और समझें, फिर बताएं आप आंसर क्या होगा। पढ़ें क्वेश्चन को और फिर बताएं क्या राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और बता सकते हैं। करा कि हाँ भैया, करा कि भय का कोई भूमिका नहीं है। हाँ, भय की भूमिका करे, हाँ भय की भूमिका है। भय एक उम्दा प्रेरक है। अब भाई प्रेरक है क्या? नहीं, उम्दा प्रेरक है, चलिए ठीक है। करा अध्यापक को उसका बारंबार प्रयोग करना चाहिए, डरवाना चाहिए बच्चों को कि नहीं अगर ऐसा कार्य करोगे तो कुटाई पिटाई सब होगी। भय पैदा करनी है क्या? नहीं, भय नहीं पैदा करनी है। भय पैदा करोगे तो बच्चा 9 2 11 हो जाएगा, भाग जाएगा विद्यालय से। तो इसका मतलब है हमें यह वाला कार्य नहीं करना। कारण नहीं भय की वजह से अधिगम में संबंध विच्छेद हो जाता है। जो अधिगम से जो संबंध है टीचर और बच्चों के बीच, वह संबंध का क्या होगा? विच्छेद हो जाएगा, अलग हो जाएगा और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। जब बच्चा भयपूर्ण माहौल बना देंगे तो बच्चा सोचेगा हम क्या सीखें, अगर गलतियां हो जाएगी तो गुरुजी हमको इतना पिटाई कर देंगे कि हमारी हड्डी टूट जाएगी। तो ऐसा नहीं, तो बच्चा
जोखिम कम लेगा। अगर भयपूर्ण वातावरण नहीं रहेगा तो भय नहीं रहेगा क्लास में तो बच्चा जोखिम लेगा, कुछ सीखेगा। लेकिन अगर जब आप कुटाई पिटाई वाले टीचर हैं तो बच्चा क्या करेगा कि एक काम करो, हम बैठे रहते हैं, गुरुजी पढ़ाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करेंगे हाँ बच्चे सिर्फ भय एक संवेग है, करा हाँ बच्चे सिर्फ भय संवेग है, इसीलिए संज्ञान से संबंधित नहीं है। भैया संबंधित है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं, संज्ञान से भय संबंधित क्यों नहीं होगा। कर कि नहीं भय एक संवेग है, ऐसा भी नहीं, ना सी है ना डी है। आपका राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ 26 नंबर के लिए, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। क्या करता है, अधिसंज्ञान ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। सही विकल्प चुने। ए, इसमें तो कथन तो है नहीं, इसमें क्या हो चुका है, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन छूट गया है। क्या हो गया है, क्वेश्चन क्या हो गया है, छूट गया है। इसमें तो कथन तर्क लिखा गया है, तर्क लिखा गया है, लेकिन कथन लिखा ही नहीं गया। तर्क तो लिखा गया लेकिन कथन लिखा नहीं गया, तर्क लिखा गया है लेकिन कथन नहीं लिखा गया। इसलिए दोस्त यह क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ध्यान दें, जब इसका कथन नहीं लिखा गया है, तर्क लिखा गया है, छूट गया है क्वेश्चंस, और इस बात को ध्यान देंगे। इसलिए हमारा क्वेश्चन 26 का या आप हटा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि कथन नहीं है, तर्क है, तो फिर कोई मतलब नहीं। इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अध्ययन के लिए सबसे प्रभावशाली है। रट कर याद करना, निष्क्रिय श्रवण, संयोजन के माध्यम से समझना, ड्रिल और बारंबार अभ्यास। रट कर याद करना क्या, कौन सी विधि अर्थपूर्ण अध्ययन के लिए सबसे इफेक्टिव होगा। सबसे इफेक्टिव कब होगा, रट कर याद करना, एकदम रट कर याद करना एकदम नहीं। श्रवण, निष्क्रिय श्रवण मतलब आप निष्क्रियता के साथ सुनेंगे, एकदम नहीं। जब निष्क्रियता के साथ सुनेंगे तो फिर आपका विकास होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तो ना ए होगा ना बी होगा। संयोजन के माध्यम से समझना, तो आप जानते हैं जुड़ाव के माध्यम से जुड़ करके, उससे जोड़ करके सीखेंगे तो क्या होगा, संयोजन के माध्यम से जब समझेंगे तो बात बन जाएगी। हमारा पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान को समझेंगे तो बात बन सकती है, और अर्थपूर्ण अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपका 27 का जो होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 28 नंबर के लिए। आप बताएं क्या इसमें से राइट होगा। विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहज सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापक को क्या करनी चाहिए, विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसी अवधारणाओं की रचना करने के लिए दंडित करना चाहिए जो उनकी पाठ्यक्रम को में समाहित नहीं है। विद्यार्थी को ऐसे पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए और संप्रत्यों को प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा पढ़ना चाहिए। जी आप बताएं 28 नंबर के लिए क्या राइट होगा। क्वेश्चंस पढ़ने और बेहतरीन तब बता पाएंगे जब आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। विद्यार्थी अक्सर क्या करता है, प्राकृतिक घटनाओं मतलब प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं हैं उससे क्या करता है, घटनाओं के बारे में सहज सिद्धांत रच लेते हैं। मतलब जो प्रकृति के द्वारा है उससे जोड़ करके सिद्धांत को रचते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जो प्रकृति के द्वारा। कारण विद्यार्थी को ऐसा करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। भाई जब प्रकृति क्या है आप जानते हैं, प्रकृति की ओर लौटो। क्या करते हैं रूसो, जो प्रकृतिवादी कहते हैं प्रकृति की ओर लौटो, मतलब प्रकृति से सीखो, जो आपका कल्चर है उससे सीखो, जो नेचर है, जो आपका नेचर उससे सीखो, जो आपका कल्चर है उससे सीखो। तो विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कारण निरुत्साहित, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा नहीं, आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा, हट गया। चलते हैं, का विद्यार्थियों को ऐसी अवधारणाओं को रचना करने के लिए दंडित करना चाहिए। अगर ऐसा अवधारणा किए तो लगे पीटने, इतना पीटे कि बच्चा हाथ को तोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, दंडित करना चाहिए। करा पीट देना चाहिए बच्चों को, करा उनकी पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है, करा कि कर देना चाहिए। देखो बेटा तुम्हारे पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, और ऐसा करोगे तो खूब अच्छे से कूटे जाओगे, ऐसा कहोगे नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। करा विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणा साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और करा कि और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। जैसा बच्चा चाहता है
उसी के अनुरूप बच्चे के शिक्षण शास्त्र का शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए। आप जानते हैं देखना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए और संप्रत्यय को प्रत्यक्ष निर्देश देना और पढ़ना चाहिए। कारण निर्देश देना, निर्देश तो नहीं देना है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए होंगे आप, सीख गए होंगे क्वेश्चंस को समझना कि 28 का क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर के लिए संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझा रहा है तो अध्यापक को क्या इसमें से करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, एकदम कर देना चाहिए। गैर उदाहरण और अपवाद बताने में से बचना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्देश की विधि का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन करने के प्रावधान देने चाहिए। अधिगम के आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन करने के प्रावधान करने चाहिए। ये बताएं इसमें से क्या होगा, क्या हो सकता है। 29 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। अब जानते हैं करा कि कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे भैया, किसी कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं कैसे, जब बच्चे के जो भी कॉन्सेप्ट समझाए, जो भी कुछ नया ज्ञान हो उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ देना चाहिए। और ऐसा करता हुआ ऑप्शन आपके सामने है, कौन है वह ऑप्शन से ये है। क्या है ऑप्शन से ये है, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, एकदम करना चाहिए जो नया सिखा रहे हैं। और इसीलिए आपका ये ऑप्शन होगा। गैर उदाहरण और अपवाद बताने से बचना चाहिए भैया, गैर उदाहरण भी बताना चाहिए जिससे बच्चा समझ पाए हाँ इससे रिलेट नहीं है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं जो उससे गैर एग्जाम्पल है, जिससे बच्चा समझेगा तो कि यार उससे रिलेट नहीं है, कर अपवाद बताने से बचना चाहिए। अपवाद भी बताना चाहिए, क्या इसमें अपवाद हो सकता है ऐसा भी बताना चाहिए, लेकिन कर बचना चाहिए, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। करा कि प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। और बात किया जाए करा अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन करने के प्रावधान करने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता का गुण है। करेक्ट कि कोई ऐसा गुण बताएं जो सामाजिक संरचनावादी क्लासरूम का गुण है, कोई विशेषता बताएं। करेक्ट प्रश्नों का उत्तर देने के निश्चित चरण है, जैसे कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर उत्तर का लिखा जाना और विद्यार्थियों द्वारा ज्यों का त्यों नकल कर देना। तो बस जानते हैं नकल करना वैसे गलत है, कर ज्यों के त्यों उतार देना चाहिए, एकदम गलत। ऐसा सामाजिक संरचनावादी नहीं मानता। किसी समस्या तक पहुंचने और उसका समाधान निकालने की केवल एक ही सही प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए, एकदम नहीं। करें समस्या समाधान है, किसी समस्या को सोल्व करना है तो करें एक ही प्रक्रिया से करनी चाहिए, नहीं अलग अलग प्रक्रिया से करनी चाहिए जिससे अच्छा हो सके। कभी भी कोई समस्या हो तो कई प्रक्रिया के तहत उसे सोल्व करने का प्रयास करें, तो ऐसा नहीं। करें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा वे चुपचाप सुने और पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण करें, एकदम नहीं, ऐसा नहीं। करें कि प्रोत्साहित तो बात तो सही होती, प्रोत्साहित तो करना चाहिए, लेकिन कहा चुपचाप सुने। भैया जब बच्चे निष्क्रियता की बात नहीं करता है, सक्रियता की बात करें। जब चुपचाप सुनेंगे जिसका मतलब निष्क्रिय है बच्चे, तो सक्रिय पे जोर देता है। करें पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति का मतलब दोहराव एकदम गलत है। क्या प्रत्यास्मरण, तो प्रत्यास्मरण की स्मरण करने की बात कर रहा है, एकदम गलत है, इसलिए हमारा यह भी नहीं होगा। करा कि समूह कार्य, मतलब समूह में कार्य करना चाहिए, ग्रुपिंग वर्क करनी चाहिए। करा सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करनी चाहिए। जो समस्या है वह समस्या को जो समस्या सॉल्व करनी है, क्लासरूम की बात कर रहा है, सामाजिक संरचनावादी क्लासरूम की बात कर रहा है, ऐसी करनी चाहिए। सामूहिक कार्य देना चाहिए और फिर सामूहिक समस्या का समाधान के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, ऐसा कहता सामाजिक संरचनावादी कक्षा जो क्लास है। तो दोस्त आपका जो राइट होगा वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने यह 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे, बेहतरीन क्वेश्चंस थे। हमें पूरा विश्वास है आप सभी ने अच्छे से सीखा होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। आप सभी एक्सप्लेनेशन को बेहतरीन तरीके से सीखा होगा और समझे होंगे। तो दोस्त आप सभी जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर देंगे, कैसा लगा सेशन और कैसा आपको कुछ चाहिए, कुछ यूनिक और चाहिए क्या, आपको कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, जरूर आप बताएं। आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।